हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है हमारा वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। चलिए समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब हमारी क्या है? अ वर्ड इज अ वर्ड दैट शो द एक्शन, पोजीशन एंड हैपनिंग इन द सेंटेंस इज नोन एज वर्ब। एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में क्या बताता हो, कुछ काम कर रहा हो, एक्शन को दिखाता होगा, कुछ अधिकार बताता होगा या कुछ होना बताए, तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो वर्ड हमारा वर्ब कहलाता है। चलिए समझते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि वर्ब क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल में मैंने लिखा ही ड्रॉव द कार। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ही ड्रॉप द कार। वो क्या चला रहा है? कार चला रहा है। भाई चलाने का काम कर रहा है तो वो कुछ एक्शन कर रहा है। भाई कार चला रहा है, हाथ पैर गियर डालेगा तो हाथ पैर तो चलाएगा कि नहीं? तो वो एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ही ड्रॉप द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा अवर स्कूल हैज a tennis court and a playground देखिए भाई उसके स्कूल में क्या क्या चीजें हैं। एक हमारा क्या है? हैज जो है, अवर स्कूल हैज अ टेनिस कोर्ट एंड अ प्लेग्राउंड। उसके वहां पे ये सारी चीजें हैं। क्या है? वहां पे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क। बादल कैसे थे? बादल घने, काले और घने थे। ठीक है, तो देखो ये वर्ब हमारा क्या है? ये भी यहाँ पे हमारी क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? वर्ब है। अब इसमें आपको बताना है कि कहाँ क्या चीज बता रही है। तो देखिए भाई ये हमारा क्या है? ये द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क, उन बादलों का घने होना और काला होना बता रहा है। तो ये वर्ब क्या बता रही है? कुछ हैपनिंग बता रही है। क्या बता रही है? हैपनिंग बता रही है। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, अवर स्कूल हैज अ टेनिस कोर्ट एंड अ प्लेग्राउंड। हमारे स्कूल में क्या है? तो भाई ये पोजीशन बता रहा है कि इस स्कूल में ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा क्या बता रहा है यहाँ पे? पोजीशन। क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। चलिए समझते हैं कि वर्ब से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्या हेडिंग डालेंगे? इंपोर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग डालेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है चलिए समझते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने कहा पहला, सबसे पहली बात यह है कि वर्ब इज द हार्ट। वर्ब इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस। हार्ट ऑफ सेंटेंस, जो वर्ब है वो सेंटेंस का क्या? हार्ट है। दूसरा पॉइंट है इट may tell us what a person or things does, कॉमा यहां दिख रहा है आप लोगों को what is done to a person or thing। ये वर्ब है, ये हमारी बताती है कि किसी भी पर्सन या थिंग्स द्वारा क्या काम किया गया है, क्या काम किया जा रहा है, उसने क्या किया और वो क्या कर चुका है। इन सभी चीजों का पता हमें किसकी वजह से चलता है? वर्ब की वजह से पता चलता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है हमारा,
थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सेंटेंस कैन नॉट बी, सेंटेंस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, जैसे मैंने कहा ही, अब ही वर्ब नहीं लिखा मैंने, ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। देखिए भाई, ही इज अ मैन, ही अ मैन, देखो ये हमारी इज जो है वर्ब है, इसको मैंने छिपा लिया, ही अ मैन, कोई मीनिंग निकल, ही अ मैन, ये क्या हुआ, ही इज अ मैन, उसका इंसान होना बता रहा है, तो इज हमारा यहाँ पे क्या बता रहा है, हैपनिंग को बता रहा है। क्या बता रहा है, हैपनिंग को, हमारे यहाँ पर इज जो है हमारा क्या बता रहा है, ये हैपनिंग को बता रहा है। क्या बता रहा है, हैपनिंग को बता रहा है। तो ये हमारे पॉइंट्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट मे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग्स डज, व्हाट इज डन बाय टू अ पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स के द्वारा क्या काम किया गया, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं, वर्ब से पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट वर्ब, वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में और चीजें समझते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट चीज आती है हमारी टाइप्स ऑफ वर्ब। तो यहां लिखेंगे हम कितनी टाइप्स की वर्ब होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। कितने टाइप्स की वर्ब होती है, दो टाइप की। कौन कौन से होते हैं वो दो टाइप, फर्स्ट लिखेंगे, एक तो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए भाई समझते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हेडिंग हो जाएगी भाई, हमारी हेडिंग हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। चलिए भाई समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। लिखेंगे अ वर्ब दैट needs, a verb that needs an object to complete its meaning, in the sentence, is known as ट्रांजिटिव वर्ब। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलिए भाई तुम एक बार फिर से एक्सप्लेन किया देता हूं। टाइप्स ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की होती है वर्ब। पहली होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर समझते हैं, पहली हमारी हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अ वर्ब दैट नीड्स वन ऑफ दैट्स नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस इज नॉन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिन्हें अपना मीनिंग बताने के लिए या पूरा बताने के लिए क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, अगर मैं ये लेटर नहीं लिखूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट मैंने लेटर क्या कर लिया, छिपा लिया, तो क्या हो गया, ही राइट्स। भाई लिखता है, क्या लिखता है भाई, कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा क्या लिखता है।
हमारा राइट्स के बाद हमें कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि राइट से यहाँ पे इसका पूरा पद में नहीं पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखता है, क्यों लिखता है, कब लिखता है, कैसे लिखता है, कुछ पता चल रहा नहीं लिखा। फिर हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर। क्या लिखा? अ लेटर। तो देखो भाई जैसे हमने लिखा लेटर, क्या लिखता है वो? आप कहेंगे सर पत्र लिखता है, वो पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। तो ये लेटर हमारा क्या हो गया? इस वर्ब का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए भाई, ये हमारा जो स्टार्टिंग में आया एक करने वाला है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये वर्ब है हमारी, क्या है? वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। एसवीबी का मतलब सब्जेक्ट। और ये अ लेटर जो है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा ध्यान सुनिए, अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं नहीं जानते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नाउन की क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, आप वहां जाइए और वहां पे सर्च कर लीजिएगा नाउन क्लासेस बाय सौरभ सर, आपको वहां पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप नाउन की क्लास पढ़िए। उसमें मैंने बताया था कि हम कैसे पता करते हैं कि ये सब्जेक्ट है और कैसे पता करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वहां से आप समझ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए भाई, हमारा ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट जो है इस वर्ब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वर्ब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। भाई करने वाले के हाथ में ही तो सब कुछ है। जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो भाई मैं चाहूं कि मुझे आपको नहीं पढ़ाना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो हमारा जो काम होता है, किसी भी काम का करना उस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो करने वाले को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसलिए जो सब्जेक्ट होता है वर्ब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब सर समझते हैं कि सर ये वर्ब को ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो वर्ब होती है इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी आगे की जानकारी हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलती है। इसलिए ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा शी सिंग्स अ सॉन्ग। सी सिंग्स आ सॉन्ग। मैंने लिखा सी सिंग्स आ सॉन्ग। देखिए भाई हमारा सी क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। और ये सिंग्स हमारी क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। आ सॉन्ग हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। भाई जो लड़की है अगर वो गाना नहीं गाएगी तो ये सिंग्स हमारी वर्ब बनती नहीं बनती। तो ये कंट्रोल कर रहा है वर्ब को, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को कंट्रोल करता है। लेकिन गा तो रही, क्या गा रही वो? भाई गाने भी कई तरीके के होते हैं, तो उसमें किस टाइप का गाना है? तो गाना गा रही कोई। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया? जब हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखा तो जो वर्ब थी इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया हमें कि वो क्या गा रही है? गाना गा रही है। तो ये हमारा एक चीज थी, समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। चलिए अब हमें क्या लिखना है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब हमें समझना है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं बेसिकली कितने टाइप की होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हेडिंग हो जाएगी? टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए भाई समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो यहां लिखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब हमारी कितने टाइप की होती हैं। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कितने टाइप की होती है भाई? 2 टाइप्स की होती हैं। चलिए लिखते हैं नाम, कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है हमारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी हमारी क्या होती हैं? दूसरी होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती हैं? डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। क्या होगी भाई? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए भाई यहां आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं ये बताइए पहले फटाफट, नीचे दिख रहा है या नहीं? अभी तो भाई दिख रहा है, आपको सफिशिएंट दिख रहा है।
चलिए तो फिर यहाँ पे फटाफट हेडिंग डाल लीजिए नीचे ही साइड में, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हेडिंग डालेंगे? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। मोनो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? व्हाट इज मोनो ट्रांसिटिव वर्ब? चलिए भाई समझते हैं, लिखेंगे अ ट्रांसिटिव वर्ब, अ ट्रांसिटिव वर्ब that needs one object to complete. A transitive verb that needs one object to complete its meaning in the sentence is known as मोनोट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहेंगे उसको? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। समझ में आई बात? चलिए, वैसे हमें इस नाम को समझ के ही समझ जाना चाहिए था कि ये मोनो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। मोनो ट्रांसिटिव वर्ब, मोनो का मतलब होता है एक, क्या होता है? ओनली वन। मोनो का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या होगा? एक ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। तो हमने वही डेफिनेशन लिखी, a transitive verb that needs one object to complete its meaning in the sentence is known as monotransitive verb। उसे हम क्या कहेंगे? monotransitive verb कहेंगे। चलिए आप लोग पहले बताइए, थोड़ा नीचे और दिख रहा है क्या यहाँ पे? अगर दिख रहा है तो एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ। चलिए नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप लोग पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन करता हूं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हम पढ़ रहे थे, उसके एग्जाम्पल हमें सीखने हैं। जैसे मैंने कहा यू ही सेंड्स, UV sends an email। देखिए भाई UV हमारा क्या हो गया? इसमें सब्जेक्ट हो गया, सेंड्स हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई, और एन ईमेल हमारा क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट। देखिए लेकिन इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब को अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए, इस वर्ब को अपना पूरा मीनिंग कंप्लीट बताने के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। तो हम कह सकते हैं जो वर्ब है हमारी कैसी वर्ब हो गई? ये वर्ब हमारी कैसी वर्ब हो गई? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। मोनो ट्रांसिटिव को मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में TRN, ठीक है? ट्रांसिटिव वर्ब, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं साइड में। जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा टीच मिस्टर शर्मा टीच संस्कृत। तो मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं भाई? संस्कृत। और ये संस्कृत इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी वर्ब कैसी हो गई? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई? मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। चलिए भाई मोनो ट्रांसिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम डाई ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हेडिंग डालेंगे? डाई ट्रांसिटिव वर्ब। चलिए भाई तो हेडिंग डाल लेते हैं डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? तो लिखेंगे अ वर्ब that needs
a verb that needs two object to complete, a verb that needs two object to complete its meaning in the sentence is known as डायट्रांजिटिव। उसे हम क्या कहेंगे? डायट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मिस्टर चौबे teaches us मैथमेटिक्स। मिस्टर चौबे जो है वो क्या कराते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो अब देखिए इसमें एक तो अस आया है, एक मैथमेटिक्स आया है। ये दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। क्या हैं? ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब बात यह आती है सर इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो इनको हम क्या नाम देंगे? क्या इनको हम यही कहेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2? जी नहीं, इनके भी कुछ नाम होते हैं। इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट हेडिंग डालेंगे, एक और इसमें हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हेडिंग हो जाएगी भाई हमारी? हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हेडिंग का नाम क्या हो गया? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए लिखिए कि तो कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होंगे, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए भाई कौन कौन से होते हैं? मैं आपको पहले ही नाम बता चुका हूं। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें सीख ली अभी। क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि डायट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। तो अ वर्ब दैट नीड्स 2 ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस इज नोन एज डायट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसे अपना मीनिंग बताने के लिए 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम डायट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब वो 2 जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन 2 ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? तो इसके बारे में हमने नेक्स्ट हेडिंग समझी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या समझिए? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव? वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 टाइप्स के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आप फटाफट हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हेडिंग डालेंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हेडिंग क्या हो गई हमारी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो लिखिएगा भाई इट इज अ नाउन और प्रोनाउन। इट इज अ नाउन और प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन दैट receives the action थोड़ा भाई इसकी डेफिनेशन गलत हो गई यहाँ पे, इसको रुक जाइएगा।
क्या कहा मैंने, इट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन, दैट डायरेक्टली receives the action indicated by the verb. चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो वर्ब का डायरेक्टली इफेक्ट, जो उसका जो वर्ब का जो इफेक्ट पड़ता है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको गेन कर लेते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब नीचे तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसकी एग्जांपल समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट आता है, हमें एक चीज और समझनी है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने समझ लिया कि जो वर्ब के सीधा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने प्रश्न आता है कि सर हम कैसे पता करें कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हेडिंग डालेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हेडिंग डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सभी ने डाल ली? हाँ, तो हम कैसे करेंगे, पता करेंगे भाई कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कोई जानता है तो बताइए, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क a question, when we ask a question with what, क्या वर्ड है, what। जब भी आप क्या करेंगे, what से क्वेश्चन पूछेंगे, then we get the answer, then we get the answer that answer is known as डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए भाई एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा शी शुड us his war medal, She showed us his war medals। तो इसमें हमसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप में से कोई सोचकर बताइए कि आप बता सकते हैं कि हम कैसे अब आइडेंटिफाई करें। सब कुछ आपके बोर्ड पे लिखा है कि आप बताएं कैसे पता कर पाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो मैंने बताया अभी हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे पता करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन सर व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो कहाँ क्या लिखना है, तो व्हाट से जब भी आप क्वेश्चन पूछें, कैसे पूछोगे, एक सेंटेंस होगा उसमें वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, व्हाट यूज करना है, और वहां पर जो आंसर आएगा उस व्हाट का वही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पे साइड में देखिएगा, मैंने कहा शी शुड, मैंने क्या कहा, सी शुड अस, शी शुड अस व्हाट, शी शुड अस व्हाट, क्या देखा, तो आपने कहा सर इज वॉर मेडल्स, उसका वॉर मेडल, हमारा जो वॉर मेडल था उसको देखा, उसने मेडल को देखा। तो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनना है वो क्या बनना है, हिज वॉर मेडल। इस वर्ड का क्वेश्चन क्या निकला हमारा,
हिज वॉर मेडल्स। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो हम बेसिकली कह सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में मैंने कहा मिसेस दुबे टीच तमिल। मिसेस दुबे टीच अस तमिल। मिसेस दुबे जो है वो हमें क्या पढ़ाती है, तमिल पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। मिसेस दुबे टीच अस व्हाट, मिसेस दुबे हमें क्या पढ़ाती हैं, मिसेस दुबे टीच अस व्हाट। व्हाट से क्वेश्चन पूछा तो हमारा आंसर निकल के आया तमिल। क्या पढ़ाती है हमें, तमिल। तो ये तमिल हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये तमिल ही हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं भाई। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपको ये बताना है। तो चलिए भाई बताइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए हम लिखेंगे इसमें इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट, it is a noun or pronoun that receives direct object, that receives direct object or is affected by it। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करके आगे फॉलो कर रहे होते हैं, उसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इफेक्ट जिनके ऊपर पड़ता है वो क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात फिर से वही बात आ गई, सर हम कैसे पहचाने कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो लिखिए हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हेडिंग डाली आप लोगों ने, हाउ टू आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए भाई समझते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता करेंगे। अगर आप में से कोई जानता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो भाई। चलिए समझते हैं कैसे हम करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन with, when we ask a question with 2, 4, from whom, then we get the answer, then we get the answer, that answer is known as, that answer is known as indirect object, indirect ऑब्जेक्ट। जब भी हम क्या करेंगे, टू हूम, फॉर हूम, फ्रॉम हूम से क्वेश्चन पूछेंगे
और उसका जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा है? दिख रहा है तो बताइए भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक मैं अपनी मार्कर में इंक भी फिल किए लेता हूं। चलिए भाई समझते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा माय फादर बॉट अस एन आईफोन। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे। माय फादर बॉट अस व्हाट, मेरे पिताजी ने हमें क्या दिया, आईफोन। तो ये एन आईफोन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया भाई, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखिए माय फादर बॉट टू हुम आईफोन, मेरे पापा ने आईफोन खरीदा, किसके लिए, हमारे लिए। किसके लिए, हमारे लिए। तो अस हमारा क्या हो गया, ये अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आ गई बात। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा टीच अस संस्कृत। मिस्टर शर्मा हमें क्या पढ़ाते हैं, संस्कृत। तो मिस्टर शर्मा टीच टू हुम संस्कृत, मिस्टर शर्मा संस्कृत किसको पढ़ाते हैं, तो आपने कहा हमें, अस। तो अस हमारा क्या हो गया, ये अस हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत क्या हो गया, तो ये संस्कृत हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया। चलिए भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दो हैं हमारे, उन दो कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा कि देखिए अभी आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट था एक सेंटेंस में, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सर जी पहले कौन सा आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए भाई पहले हमारा आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे कि अभी हमारे ऊपर जस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो पहले आया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए भाई इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर से एक बार और। देखिए एग्जांपल जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा टीचर्स, मिस्टर शर्मा टीच अस संस्कृत। मिस्टर शर्मा हमें क्या पढ़ाते हैं, मिस्टर शर्मा टीचर्स संस्कृत। तो मिस्टर शर्मा टीच व्हाट, संस्कृत। तो संस्कृत हमारा क्या बन गया भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या बन गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू हुम किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए भाई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बाद में आया। चलिए दूसरा एक एग्जांपल, आपको बताना है कि ये सही है कि गलत। जैसे मैंने कहा शी gave a book me, ये आपको बताना है, इतना पार्ट आपको बताना है सही है या गलत। मी अ बुक,
मी आ बुक। चलिए बताइए भाई, शी गेव आ बुक मी या मी आ बुक, इन दोनों में से क्या सही है आपको बताना है। देखिए आपको समझना है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे शी गेव व्हाट, वह देती थी, क्या देती थी, आ बुक, ये किताब देती थी, बुक। बुक हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, मी। इसमें हमारा मी पहले आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ठीक है। इसमें देखो भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ठीक है। ये वाला पार्ट सही है, गलत हो गया। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। इतना पार्ट हमारे क्या हो गया, सही हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर्स में बन जाते हैं। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिखेंगे भाई कि क्या सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है, लेकिन कुछ चीजों को साथ में लाता है। तो लिखिए भाई, कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद अगर हमारा पहले क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो फिर उसके बाद हमारी प्रीपोजिशन आएगी। क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी। और प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है भाई, प्रीपोजिशन के बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा, इसी एग्जाम्पल को समझ लो, मैंने कहा सी गेव आ बुक, फिर यहाँ लिखेंगे हम टू मी। देखिए भाई, शी गेव आ व्हाट, बुक देती है, तो ये हमारी आ बुक क्या हो गई, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन। तो ये जो हमारा टू है ये क्या बन गई, हमारी प्रीपोजिशन। और मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में आएगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर आती है, तभी उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, अदरवाइज वो रॉन्ग हमारा हो जाएगा। अब आपको नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आएंगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा ही writes a letter, he writes a letter for his brother। देखिए भाई, एक लड़का ही है, उसने एक लेटर लिखा। आ लेटर हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके लिए लिखा, अपने भाई के लिए लिखा। हिज ब्रदर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये फोर हमारी क्या हो गई, प्रीपोजिशन होगी। समझ में आ गई बात। सेम वही तरीका हमें पता करने का, व्हाट और हुम से हम क्वेश्चन पूछेंगे, टू हुम, फॉर हुम, अबाउट हुम, फॉर हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का व्हाट से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा भाई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, ये सारा कुछ चीजें होने के बाद अब हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए भाई, हम बीच में कहीं और चले गए थे, लेकिन हम वापस अपनी चीज पे आ गए। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ब, फिर वर्ब के बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने कहा था कि वर्ब जो हमारे दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। हमने फिर ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। ट्रांसिटिव वर्ब ऑलरेडी दो टाइप की होती है, हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा। ट्रांसिटिव वर्ब होती है दो टाइप की, कौन कौन सी, मोनोट्रांसिटिव, डायट्रांसिटिव। डायट्रांसिटिव वर्ब पढ़ रहे तो हमें वहां पे दो ऑब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2।
हमने कहा इनको क्या नाम दिया जाए, तो फिर हमने वहां पर सीखा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, ये भी चीज सीख ली हमने। तो अब हम फिर से हमारा क्या बचा, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो अब हम पहुंच गए इंट्रांसिटिव वर्ब पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। तो लिखेंगे a verb which does not need an object to complete its meaning in the sentence but it has complete meaning by itself is known as called intransitive verb। देखिए भाई इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ये चीज समझना है हमें। ऐसी वर्ब जिस वर्ब को क्या है अपना मीनिंग बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं होती, बल्कि जो वर्ब होती है हमारी उसका खुद का अपना एक मीनिंग निकलता है और वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकालने में मदद कर देती है। ऐसे ही वर्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए भाई एग्जांपल में जैसे मैंने कहा द बेबी लाफ्ड, बच्चा हंसता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप में पूरा मीनिंग निकल रहा है। दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा द विंड ब्लोस, हवा बहती है। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है हमारा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा नीतू रीड्स। देखिए भाई मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल लिखे हैं। द बेबी लाफ्ड, बच्चा हंसता है, पूरा मीनिंग निकल गया आगे सेंटेंस का। कुछ जरूरत है हमें लाफ्ड के आगे लिखने की, नहीं जरूरत। तो ये हमारी लाफ्ड कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरी चीज देखो द विंड ब्लोज, हवा बहती है, हवा चलती है, ये पूरा मीनिंग समझ में आ गया। ब्लोज के बाद कुछ लिखने की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये जो हमारी ब्लोज है ये कैसी वर्ब हो गई, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे हमने कहा द सन राइजेस, सन सूरज जो है वो उगता है पूरब में, ये इन द ईस्ट, ये तो इस इनका ऑब्जेक्ट बन गया। राइजेस हमारी यहाँ पे क्या बन गई, राइजेस हमारी यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 4, नीतू रीड्स, नीतू पढ़ती है। रीड्स का अपना पूरा मीनिंग निकलना है, पढ़ती है। तो ये हमारी जो रीड्स है कैसी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हमारी बन चुकी है। समझ में आ गई बात। तो ये थी हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स। एक चीज और लिखेंगे, इसमें कुछ नोट्स, 2 नोट लिख लीजिए आप। नोट्स हमें क्या लिखना है, नोट्स में हमें लिखना है अब बात अगर हम इसको ऐसे लिख लो, इंग्लिश में ही लिखवाता हूं मैं, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई द इंट्रांसिटिव वर्ब।
हमारा नेक्स्ट जो है हाउ टू आइडेंटिफाई द इंट्रांसिटिव वर्ब। तो लिखेंगे व्हेन वी ask a question, when we ask a question with what या whom, with what or whom, then we do not get the answer, that verb is known, that verb is called intransitive verb, is called intransitive verb। देखिए भाई इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, कैसे पता करेंगे। हमने अभी सीखा था कि जब हम व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ब के बाद व्हाट या whom लगा के हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने पे अगर हमारा आंसर नहीं निकला तो हम कह देंगे कि जो हमारी वर्ब है वो कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो जाएगी भाई, वो इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए भाई एक चीज और लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, एक नोट करके। नोट ये है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिखो भाई, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांसिटिव वर्ब का इंग्लिश में ही लिखवा दे रहा हूं मैं, लिखिए द पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। द पैसिव वॉइस is not possible of intransitive verb। चलिए ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। ये जो नोट लिखवाया इसको जब हम आपको पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तब वहां भी उसको एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, वर्ब के टाइप्स, ऑब्जेक्ट के टाइप्स आज हमने कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल जब आप नेक्स्ट क्लास देख रहे होंगे तो उससे पहले आपको ये सारी क्लास जो इंट्रांसिटिव वर्ब तक अभी हो चुकी है इसका पूरा रिवीजन करके आपको आना है। ठीक है, जिससे कि आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या चीज़ क्या होती है, कैसे क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चलेंगी, एक बार समझ में आता जाएगा तो फिर आपको आगे जो है ग्रामर सीखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा क्या होगा, नया टॉपिक हमारा होगा इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमें नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ने। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।